हेलो, वेलकम बैक टू डिजिटल शिक्षा हब। डिजिटल शिक्षा हब आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव शर्मा आज आपके सामने क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स पोर्शन या पॉलिटी पोर्शन के चैप्टर नंबर 1 को आपके सामने लेकर आया हूं। और हमने इससे पहले की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को अराउंड 60-70% हमने कवर अप कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी में इंडिया में किस प्रकार की डाइवर्सिटी है, जोग्राफिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज़ को पढ़ लिया था। एंड हमने यहाँ पर इंडिया में पाई जाने वाली जो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज होता है उसको पढ़ लिया था, डाइवर्सिटी इन फूड हैबिट्स को पढ़ लिया था, और क्लॉथ्स के बारे में पढ़ लिया था, वेजिटेशन फूड्स की डाइवर्सिटीज़ को पढ़ लिया था। एंड हमने यहाँ पर कल्चर डाइवर्सिटीज़ भी पढ़ लिया था। और आज हम शुरुआत करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता। तो जैसा कि आपने सुन रखा है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, और डाइवर्स होने के बाद भी इसमें यूनिटी है, एकता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इंडिया बीइंग अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो दुनिया की सबसे बड़ा एक डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेसी वाला देश है। एंड विद अ सिविलाइजेशन इज मोर देन द 5000 ईयर ओल्ड्स बोस्ट एंड द मल्टीपल कल्चर ऑरिजिन। जिसकी जो सभ्यता है, जो मतलब भारत की जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी है, 5000 साल से भी पुरानी है। एंड द कल्चर ओरिजिन्स ऑफ इंडिया सबकॉन्टिनेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू बी द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो भारत की जो सभ्यता है उसकी जो शुरुआत देखी जाए, उसका जो ओरिजिन देखा जाए, वो जो भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, उससे शुरुआत हुई है। द रिमेन विच आर द क्रिस्ड इन द इवन द टुडे सिंस द 16th सेंचुरी द इंडिया was under the influence of the British Empire until the 15th August 1947। और उसके बाद आपने देखा कि भारत में बहुत अलग अलग प्रकार के लोगों ने शासन किया, और शासन में से एक ब्रिटिश एम्पायर भी था जिसने हमारे भारत पर शासन किया। और उन्होंने हमारे भारत को काफ़ी 300 लगभग 200-300 सालों तक उसको भारत उनका गुलाम रहा था। और 15 अगस्त 1947 को हमें उनसे आज़ादी मिली थी। द डे इंडिया गेन द इंडिपेंडेंस। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ द डाइवर्स आउटलेयर्स रिलीजन एंड द कम्युनिटीज़। मतलब इंडिया जो है, इंडिया में हर प्रकार की डाइवर्सिटी मिलती है, चाहे वो कल्चर की हो, आपके धर्म की हो, रिलीजन की हो, या फिर कम्युनिटी की हो, या फिर समाज की हो, सदस्यों की हो। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन आवर ट्रेडिशन। हमारे डाइवर्सिटी में, ट्रेडिशन में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, संस्कृति में और मैनर्स में, हैबिट्स में, टेस्ट में, कस्टम में, हर प्रकार में आपको भारत के अंदर डाइवर्सिटी मिलेगी। अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके के भाषाएं बोलने वाले, अलग हैबिट्स होने वाले, अलग टेस्ट होने वाले, कस्टम होने वाले। ईच एंड एवरी रीजन ऑफ द कंट्री पोर्ट्रेट्स द डिफरेंट कस्टम एंड द ट्रेडिशन। हर एक प्रकार का अलग अलग प्रकार का रीजन जो आपका होता है कंट्री का, हर एक प्रकार का अलग अलग रीजन, अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी को आपके सामने लेकर आता है। बट थ्रो वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज येट वी ऑल आर इंडियंस। लेकिन इतना सब विविधताएं होने के बाद भी एट द एंड जो कंक्लूजन आता है वो ये है कि हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। हम सभी भारतीय हैं, चाहे हमारे अंदर कितनी विविधता हो। तो यही क्या कहलाता है, हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज़ बीन द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ आवर कल्चर। ये हमारे कल्चर का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। एंड टू लिव वेट अ मिनट टू लिव पीसफुली वी आर द मोटो एंड दिस मोटो हैज़ बीन हेल्प टू अचीव द इंडिपेंडेंस। और जो हमारा जो हमारा इंडिया इंडिया जब हमारे ब्रिटिश के अंदर अधीन था, उनका गुलाम था, तो हम लोगों का मेन मोटो ये था कि हम लोगों को क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। अब जब वो इंडिपेंडेंस के हम लोग लड़े थे, तो उसमें सभी लोग साथ लड़े थे, पूरे राज्य के सभी लोग, भारत के हर धर्म के, जाति के, कास्ट के सभी लोगों ने फाइट की थी। किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। एज हिस्ट्री As history tells us that there has been a active participate from the people and the different caste and the religions in our struggle for the freedom. People of the different communities participate, keeping the one thing mind that दे ऑल वर द इंडियन फर्स्ट। तो उस टाइम जो है हमारे वाइट, और आज के वक्त भी, तो जो भी फ्रीडम की फ़ाइट थी, या फिर जो भी हमारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ चल रहा था, तो ये लड़ाई करने का जो मोटो था वो ये था कि हम सबको आज़ादी चाहिए। और उस टाइम हम हिंदू मुस्लिम या फिर जाति या फिर कास्ट, इन सब चीज़ों से हटकर क्या थे, सिर्फ और सिर्फ इंडियन थे। एज ए इंडियन हम फाइट कर रहे थे उस टाइम। उस वक्त हम लोग ये
नहीं देख रहे थे कि क्या किसकी कास्ट है, कौन किस राज्य से आ रहा है, क्या बोली बोल रहा है, क्या उसके पहनावा है, क्या उसके कपड़े हैं, क्या उसका टेस्ट है, ये सब चीज़ों को साइड में रखकर हम लोग एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट कर रहे थे. बट अनफॉर्चुनेटली दिस पीस एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज हैज़ बिन इंडियरली लेटली इंडिया एट द प्रेजेंट फेसिंग द मैनी प्रॉब्लम. लेकिन आज के समय में जो भारत है हमारा बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की जो समस्याएं हैं उनको फेस कर रहा है. किस प्रकार की समस्या? पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड द कल्चर पार्टिसिपेट इन इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. तो मतलब जो इंडिया के लोग हैं, जो बैकग्राउंड के हैं, जो बैकग्राउंड एंड कल्चर्स के हैं, वो आज भी क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं. किसके लिए? फ्रीडम के लिए. लाइक द नेशनल लीडर्स पार्टिकुलरली महात्मा गांधी, नेहरू, आज़ाद एंड बोस हैड क्वाइंड द स्लोगन यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो ये जो लोग थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन लोगों ने नारे दिए थे क्या? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता. देयर आर द न्यूमरस अदर्स हु वर आल्सो इन्वॉल्व. इसके अलावा भी बहुत से लोग थे, जैसे बीइंग हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्धिज्म एंड जैन एंड सिक्स. एवरीबडी हैड अ सिंगल आइडेंटिटी ऑफ बीइंग एन इंडियन. तो मतलब हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन धर्म, कोई भी धर्म के हम, लेकिन उन सबसे पहले हम क्या हैं? एक भारतीय हैं. हमारी जो पहचान है वो किसके? एक भारतीय होने की. इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ऑल ऑफ अस हैव द मल्टीपल आइडेंटिटीज़. हम लोग बस अलग अलग हर प्रकार की क्या है? आइडेंटिटी. किसी के पास रिलीजियंस, किसी के पास धर्म की आइडेंटिटी अलग है कि वो इस धर्म से है. किसी के पास उसकी लैंग्वेज की आइडेंटिटी. कोई आपके व्यक्ति आपके सामने बांग्ला भाषा में बात कर रहा है तो आप समझ जाएंगे वो जो है पश्चिम बंगाल से है. ठीक है. कल्चरल डाइवर्सिटी अलग से, रिलीजन डाइवर्सिटी अलग है, कास्ट सिस्टम की डाइवर्सिटी अलग है, उसकी आइडेंटिटी अलग है. नो वन कैन क्लेम सिंगल आइडेंटिटी. तो कोई भी ना एक सिंगल आइडेंटिटी से अपने आप क्लेम नहीं कर सकता, उसकी बहुत सारी आइडेंटिटी हो सकती हैं. वन who demand the single identity is that national identity does not recognize the reality. But during the India's struggle freedom, no one thought that in that manner they just throw ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस. लेकिन एक आइडेंटिटी ऐसी होती है जो सारी आइडेंटिटी को छुपा देती है या फिर उनको उनसे ऊपर रहती है. वो है आपकी आइडेंटिटी जो आपको बताती है कि आप भारतीय हैं. आप क्या हैं? भारतीय हैं. डेट यू आर एन इंडियन पर्सन. ओके. Modern India present a picture of unity in diversity, where the people different faith and beliefs lives together in peace and harmony. Still today, also India remain one of the most essentially diverse country in the world. तो ये सब देखते हुए हमारा जो भारत है आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डाइवर्स, सबसे ज़्यादा विविधता रखने वाला एक देश है. और इतनी सारी विविधता होने के बाद भी हम लोग क्या है? एक यूनिटी में एकजुट होकर साथ चल रहे हैं. ओके. तो ये था आपका इस चैप्टर की ऑल ओवर थ्योरी. अब यहाँ पर कुछ केस स्टडीज़ हैं. केस स्टडीज़ में हम लद्दाख और दूसरा आपका स्टेट है केरल, इन दो स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है लद्दाख. तो लद्दाख आप जानते हैं कहाँ पर है? हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में है. लद्दाख द वर्ड विच मीन्स द लैंड ऑफ हाई पेसेस. लद्दाख क्या बोलते हैं? एक ऐसी भूमि जो सबसे ज़्यादा ऊपरी सतह पर है. इसको पृथ्वी की छत भी कहा जाता है. इज ए रीजन ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर ऑफ द नॉर्थन इंडिया. ये जम्मू कश्मीर के नॉर्थन साइड में है. सैंडविच विद द काराकोरम माउंटेन रेंज एंड टू द नॉर्थ एंड हिमालयस टू द साउथ. तो इसके जो इसके नॉर्थ में है वो है काराकोरम माउंटेन्स की श्रेणियाँ है, और इसके जो साउथ में वो है हिमालयस. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशली पॉपुलेटेड रीजन इन इंडिया. मतलब यहाँ पे जो यहाँ पर जो लोगों की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है. क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और यहाँ पर एक ठंडा रेगिस्तान है. ये पूरा ठंडा रेगिस्तान के होने की वजह से यहाँ पर कल्टीवेशन, फार्मिंग ये ज़्यादा नहीं मिल पाती. डेट्स वाई यहाँ पर लोगों की जनसंख्या कम रहती है. हिस्टोरिकली द रिलीजन इंक्लूड द इंडस वैली. इसकी जो इतिहास है, इसका इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? इंडस वैली से. द रिमोट जास्कर टू द नॉर्थ, नुरबा वैली टू द नॉर्थ एंड द ओवर करडुंगा ला इन द लद्दाख माउंटेन रेंज. तो वहाँ पर माउंटेन रेंज बहुत सारी, जैसे जास्कर घाटी है, नुरबा घाटी है एंड कारडुंगा ला है. ठीक है. तो लद्दाख बॉर्डर्स टाइबेट स्वीट्स. तो जो लद्दाख का बॉर्डर है वो ईस्ट में किससे जुड़ता है? टाइबेट से. द लाहौल एंड द स्पीति टू द साउथ में इन दो चीज़ों से जुड़ता है, और वेस्ट में ये जुड़ता है कश्मीर से, एंड सेंट्रल एशिया टू द नॉर्थ. और इसका जो नॉर्थ एरिया है वो जुड़ता है आपका सेंट्रल एशिया से.
नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख इज renowned with the for the remote mountains beauty Buddhist culture which is established as early as the second century। तो जो लद्दाख है ये एक दूरस्थ जो पहाड़ी सुंदरता है इसमें, और यहाँ पर बौद्ध संस्कृति अपनाई गई है जो कि कब से चल रही है, दूसरी शताब्दी से। आज कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी, 21st सेंचुरी चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वो सेकेंड शताब्दी से चल ही रहा है। ठीक है, आगे लिखा है this has given to the applicable application little Tibet as it has thus strongly been influenced by the culture of the Tibet। इसे लिटिल टाइबेट भी कहा गया है, इसे लिटिल तिब्बत भी कहा गया है, टाइबेट यानी कि तिब्बत भी कहा गया है, क्योंकि यह तिब्बत की संस्कृति से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि यहाँ की जो कल्चर है वो किससे ज़्यादा कनेक्टेड है, तिब्बत की संस्कृति से। In the past, the Ladakh gained from the static location of the crossroads of the mountain state roads. But since the Chinese authorities closed the borders into Tibet and the Central Asia in 1960, मतलब क्या हुआ था कि अतीत में लद्दाख के महत्वपूर्ण जो व्यापार मार्ग थे उनके चौराहों में रणनीतिक स्थान से लाभान्वित हुआ, लेकिन चीन के अधिकारियों ने इसके जो भारत की जो सीमाएं थी वहाँ पर व्यापार कम हो गया, तो उनको कम कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि इंडियन गवर्नमेंट एनक्रोज द लार्जेस्ट टाउन ऑफ द लद्दाख इज़ द लेह। तो लद्दाख का जो सबसे ऊंचा टाउन है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टाउन है, वो है आपका लेह। द मेजोरिटी ऑफ द लद्दाख इज़ द टाइबेटन बुद्धिस्ट। तो जो लद्दाख में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो या तो टाइबेटन रहते हैं या फिर बौद्ध धर्म को मानने वाले रहते हैं, विद द मोस्ट ऑफ द रेस्ट बीइंग द शिया मुस्लिम। और उनसे हटकर जो अलग जो जनरेशन है, अलग पॉपुलेशन है, वो होते हैं शिया मुस्लिम्स। तो मतलब लद्दाख में 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं, एक आपके बौद्ध धर्म को मानने वाले, दूसरे तिब्बती और तीसरे शिया मुस्लिम्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है द पीपल ऑफ लद्दाख हैव द रिसेंट टाइम्स कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडियन यूनियन टेरिटरी बिकॉज इट्स रिलीजियस एंड द कल्चरल डिफरेंसेस विद द प्रिमोडियली बाय द मुस्लिम कश्मीर। हाल ही में क्या हुआ, लद्दाख के लोगों ने हाल ही में कुछ दिनों से मुस्लिम कश्मीर के साथ अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण भारत को एक नए केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के लिए आह्वान किया। और आप जानते हैं कि अब हमारा जो लद्दाख है वो भी किस में आता है, यूनियन टेरिटरी में आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं हम केरला के बारे में। तो अभी एक बार रिमाइंड करते हैं कि हम लद्दाख के बारे में क्या पढ़ा। लद्दाख के बारे में ये पढ़ा कि लद्दाख को विश्व की छत बोला जाता है, और ये लद्दाख हमारे भारत के नॉर्थ में है, और इसको लिटिल टाइबेट भी कहा जाता है क्योंकि टाइबेट की बहुत सारी संस्कृतियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। यहाँ की जनरेशन जो पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर रहने वाले लोग या तो बौद्ध धर्म को मानते हैं या फिर मुस्लिम है, विशिया मुस्लिम या फिर तिब्बती। और इसके अलावा जो लद्दाख है, लद्दाख में बौद्ध धर्म को सेकेंड सेंचुरी से माना जा रहा है, एंड लद्दाख में कल्टीवेशन वगैरह नहीं हो पाते हैं, इस वजह से वहाँ का जो रहने की जो लाइवलीहुड है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब केरला। तो एक हमने स्टेट देखा जो हमारे इंडिया के नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। अब हम ऐसा स्टेट देखेंगे जो हमारे इंडिया के साउथ इंडिया में पाया जाता है। अब आप ये देखना कि इन दो स्टेट्स में कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। यहाँ से देखते हैं कि केरला इज अ स्टेट एट द साउथ वेस्टर्न टिप ऑफ द इंडिया। तो केरला एक ऐसा देश है, ऐसा राज्य है जो कहाँ पाया जाता है, भारत के दक्षिण पश्चिमी सिरे में पाया जाता है, लास्ट में। अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, इसके वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। द घाट माउंटेन ऑन द ईस्ट, और इसके ईस्ट साइड में क्या है, घाट माउंटेन्स हैं। द स्टेट टूरिज्म बोर्ड कॉइंड द इट्स ऑफिशियल स्लोगन गॉड्स ओन कंट्री। तो इसका जो ऑफिशियल स्लोगन है, जो आधिकारिक नारा है, वो है भगवान का अपना देश, गॉड्स ओन कंट्री। लाइक मैनी इंडियन स्टेट, केरला हैज़ इट्स ओन क्रिएशन मिथ। मतलब कई भारतीय राज्यों की तरह केवल अपना निर्माण मिथक है, मतलब इनको ये अपना मानते हैं, ऐसा कुछ है, लेकिन कुछ लोग ऐसा को नहीं मानते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है द एज द लीजेंड्स गोज द वाइज वेरियर नेम द परशुरामा क्रिएटेड द केरला इन द अटेम्प्ट ऑफ द अवेंज हिज फादर्स मर्डर। तो इसमें ये बताया गया है कि किदम्बनी है एक जो मतलब परशुराम नाम के एक बुद्धिमान योद्धा ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के प्रयास में केरल का निर्माण किया था। तो ये केरल की एक कल्चरल हिस्ट्री है कि एक परशुरामा नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने फादर की हत्या का रिवेंज लेने के कारण केरल का क्या निर्माण किया था। ही wreaked
havoc on the clan of the Kshatriya king who killed his father, but avoided was the stitching with the terrible remorse after the independent. Varuna, the god of the sea, promised him the portions and the land externals. और इसमें आगे लिखा है कि पिता की हत्या का जो बदला लेने का प्रयास केरल के निर्माण में किया गया था, ठीक है। उसने अपने पिता को मारने वाली क्षत्रिय राजा, किसी क्षत्रिय राजा ने उनके पिता को मारा था परशुरामा के वंश पर कहर बरपाया, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, उन पर मतलब आक्रमण वगैरह किए, लेकिन बाद में भयानक पश्चाताप से त्रस्त हो गया। उसके पश्चात के बाद समुद्र के देवता, मतलब वरुण जो बोला जाता है, वरुण को जो समुद्र का देवता बोला जाता है, वरुण ने उसे ज़मीन से एक हिस्सा देने का वादा किया। तो ये एक स्टोरी है जो कुछ लोग इसको सच भी मानते हैं, कुछ लोग इसको मिथ मानते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में भयानक पश्चाताप से मतलब वरुण देव ने ये बोला कि एक ज़मीन का हिस्सा दे दिया गया जहाँ तक तुम्हारी कुल्हाड़ी फेंक सकता था। परशुराम ने ऐसा ही किया, जल से उत्पन्न हुई भूमि केरल के क्षेत्र में बन गई। तो जहाँ तक उनका जो फरसा था, जो उनकी कुल्हाड़ी थी, जहाँ तक वो गई, वो एरिया किस में इंक्लूड हो गया, केरल में। ओके, सो परशुरामा डिड सो एंड द लैंड ऑफ द एरोज द वाटर बिकम द टेरिटरी ऑफ द केरला। तो ये एक केरला का कल्चरल हिस्ट्री है। इन द मोर मॉडर्न हिस्ट्री, अब हम किसको देखते हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, जो आधुनिक इतिहास है। अचीव द स्टेटहुड द 1956 आफ्टर एक्सिस्टिंग द पार्ट ऑफ ट्रवेंग्योर कोचिन रिलीजन सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947। मतलब आधुनिक इतिहास में केरल 1956 में राज्य का दर्जा हासिल किया, 1956 में ये स्टेट बना, और 1947 में हमने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जो इसका त्रावणकोर कोचीन क्षेत्र है उस हिस्से के रूप में मौजूद करने वाला था। केरल के बारे में इसमें आगे लिखा है कि केरल लैंग्वेज मलयालम, केरल की जो भाषा है वो कौन सी, मलयालम भाषा है। आल्दो इट इज़ नॉट द अनकॉमन फॉर द इनहेबिटेंट्स टू बी फेमिलियर विद द सेवरल अदर लैंग्वेजेस फ्रॉम द नेबर्स कंट्रीज। मतलब हालांकि भाषा तो मलयालम, लेकिन जो निवासी हैं अन्य भाषाओं से परिचित होना असमान नहीं है। मतलब ये जो भाषा है ये ऐसा नहीं केरल में ही बोली जाती है, उसके आसपास के क्षेत्रीय लोग इसको भली भांति जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदू, क्रिश्चियन एंड द मुस्लिम आर द प्राइमरी रिलीजियस ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग इन केरला। तो केरला में कौन कौन से लोग रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, क्रिश्चियन रह रहे हैं और मुस्लिम्स रह रहे हैं। द स्टेट रिलीजियन डाइवर्सिटी ट्रीटमेंट ऑन द मैनी ग्रुप्स इनहेबिटेंट द थ्रू आउट द हिस्ट्री। मतलब राज्य की धार्मिक विविधता कई समूह में एक वसीयतनामा है जो पूरे इतिहास की भूमि पर बसे हुए हैं। मतलब इसमें बहुत से लोग भी रहते हैं। इनहेबिटेंट हैव द इंक्लूडेड द पोर्टुगीज, मतलब जो पुर्तगाल आए थे, डचेस आए थे, ब्रिटिश आए थे, डूगर्स आए थे, ये सारे लोग हमारे केरल के राज्य में आ चुके हैं। इसका कारण क्या है कि क्योंकि केरल जो है समुद्र के किनारे, और पहले जितने भी आपके अन्य देश के जो भी लोग आए थे जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था, जैसे डच हो गए, ब्रिटिश हो गए, पुर्तगाल हो गए, वो सब लोग जल के माध्यम से ही आए थे। और जल के माध्यम में केरल भी एक मतलब अपना हिस्सा रखता है, क्योंकि वो भी पानी के किनारे, समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो ये सारे लोग भी आए थे भारत में। ओवरऑल द इंडिया एंड द रिलीजियस ग्रुप्स एस्केपिंग द प्रिकॉशन इन दियर ओन कंट्री। मतलब ये क्या था, डच, ब्रिटिश, पूरे भारत के शासक और अपने ही देशों में उत्पीड़न से बचने वाले धार्मिक समूह वाला शामिल है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, केरला इज लाउडेड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ द क्लीनेस। तो केरला जो है अपनी स्वच्छता, अपनी सफाई, अपनी एजुकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, और जीवन जीने की जो क्वालिटी, इसके लिए भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है और नंबर 1 पर रहता है, एजुकेशन में, क्लीननेस में और क्वालिटी ऑफ लाइफ में। द टूरिज्म बोर्ड ऑफ द केरला बोर्ड दैट इट इज़ नॉट ओनली इंडियाज क्लीनेस्ट स्टेट्स। तो ये मतलब केरल का पर्यटन बोर्ड ये दावा ये है कि यह न केवल भारत का सबसे अच्छा स्वच्छ राज्य है, बल्कि इसमें जो साक्षरता है, मतलब जो एजुकेशनल लोग हैं, जो मतलब लिटरेसी रेट है वो 19% से एबव है, ठीक है। ये विशेषता हुई किसकी, केरला की। केरला हैज़ रिच कल्चरल हेरिटेज इन द इंक्लूड द मैनी आर्ट फॉर्म्स। तो केरल में बहुत सारी मतलब कला के रूप में भी बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत है हमारे पास। जो कथकली है वो यहाँ का डांस है, परहैप्स मोस्ट ऑफ द रिकॉग्निज ऑफ दिस द ट्रेडिशनल डांस स्टोरी टेलिंग आर्ट ऑफ कथकली। तो कथकली जो कहाँ का डांस है, केरला का। दिस इज़ द ओरिएंटेड इन द 17th सेंचुरी, जिसकी यह मतलब कब आया था, यह 17वीं शताब्दी के रूप में उत्पन्न हुआ था, और यह तब से इस क्षेत्र की पहचान बन गया।
तो ये जो केरल की एक और पहचान हो गया है वो क्या हो चुका है 17वीं शताब्दी से, वहाँ का डांस। कौन सा डांस? कथकली। ओके, कथकली जो है यहाँ की एक बहुत बड़ी पहचान बन गया है। अब आगे इसमें देखते हैं कि एंड बिकम द हॉलमार्क, ये पढ़ लिया हमने। ओवर द क्रॉस द सेवरल आवर ट्रेन इन द execute the custom actor play the traditional stories while the singing dancing using the hand gesture known as the mudras। अब जो कथकली उसमें जो मतलब पोस्चर्स होते हैं, डांस करने के जो पोस्चर्स होते हैं, तो उसमें उनको क्या बोला जाता है? मुद्रास बोलते हैं। जैसे कई घंटों के दौरान मतलब वो प्रैक्टिस की जाती है, उसमें जो वेशभूषा होती है, कलाकार नाचते हैं, गाते हैं, और उनको उनमें वो अपने अपनी एक पोजीशंस लेते हैं। उन पोजीशंस को क्या बोलते हैं? गेस्चर्स को मुद्रास बोलते हैं। There are at least 7 and other dance and dramatic forms native to Kerala। मतलब जो कथकली है उसके अलावा भी केरला में 7 नेटिव लैंग्वेज में जो नेटिव डांस भी हैं और नेटिव ड्रामास भी होते हैं, इंक्लूडिंग द ओरिजिनल एक्टिंग स्टाइल कोडियाटोम। मतलब कोडियाटोम भी एक वहाँ की एक्टिंग स्टाइल है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल एलिफेंट पीगेंट्स आर रिक्वेस्टेड। इस कोडियाटोम जब किया जाता है तो वहाँ पर एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर हाथियों को लाया जाता है। एंड द कंप्लीट द कस्टम ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल म्यूजिक एंड फायरवर्क्स। मतलब इसमें इंसान, जानवर, सभी लोग मतलब मिलकर म्यूज़िक एंड फेयरवेल एंड फायर वर्क्स वगैरह करते हैं। एक सेलिब्रेशन किया जाता है किसका? फेस्टिवल का। आल्सो सेंटर ऑफ द कल्चर ऑफ द केरला ट्रेडिशन इज़ द मलयालम लिटरेचर। अब यहाँ की जो लैंग्वेज है वो मलयालम है, तो यहाँ का जो लिटरेचर होगा वो भी किसमें ऐड होगा? मलयालम में। विच इज़ एटलीस्ट 1000 ईयर ओल्ड। जो कितनी पुरानी भाषा है ये मलयालम? लगभग यहाँ का जो लिटरेचर कितने साल पुराना है? 1000 साल पुराना है। सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल वर्क्स ऑफ द मलयालम लिटरेचर आर द रामचरितमानस। मतलब रामचरितमानस को भी मलयालम लिटरेचर में लिखा गया था। फर्स्ट ऑफ मैन पोइट्री बेस्ड मलयालम वेरियस ऑफ द रामायण एज वेल एज अटक एज वेल एज अटक एक मिनट अटक कथा। अटक कथा मतलब जो रामायण है, रामायण को मलयालम भाषा में क्या बोलते हैं? अटक कथा बोलते हैं। अटक कथा जो हो गया इसमें इज द जनरस पोएट्री यूज्ड बाय द लिटरेचर ऑफ द कथकली परफॉर्मेंस अदर द वर्क्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिएक्टिंग द जनरल्स ऑफ द ब्रिटिश एंड द वेस्टर्न लिटरेचर इन मोर रिसेंट टाइम्स प्लस लिटरेसी कस्टमाइज एंड द इजी ट्रेडिशंस। तो मतलब अन्य रचनाएं हाल ही दिनों में ब्रिटिश पश्चिमी साहित्य, मतलब जो भारत का साहित्य, भारत का लिटरेचर है, उसको तो यहाँ कर ही रहे हैं। जैसे अट्टा कट्टा हो गया, कथकली हो गई, इनको प्रदर्शन को तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अलग रचनाएं हो गई, जैसे ब्रिटिश पश्चिमी साहित्य जो हो गई, विधाएँ हो गई, उनको लेकर भी यहाँ पर काम होता है। साथ ही साहित्यिक आलोचना पर एक निबंध परंपरा भी है। मतलब यहाँ पर साहित्य को लेकर बहुत ज़्यादा माना जाता है, साहित्य लिटरेचर्स को लेकर। तो ये था आपका केरला के बारे में। तो यहाँ पर इस चैप्टर की एंडिंग होती है और इस चैप्टर में हम लोगों ने सभी चीज़ें देखी कि डाइवर्सिटी क्या होती है, इंडिया में किस किस प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है, और डाइवर्सिटी के बाद भी हम लोगों में किस प्रकार की यूनिटी है। और यूनिटी के बाद हमने 2 केस स्टडीज़ पढ़ी, जिसमें हमने केरला एंड लद्दाख 2 भारत के स्टेट्स को पढ़ा जो कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, और उनकी जो कल्चर है, लैंग्वेज है, लिविंगहुड है, सारी चीज़ें बिल्कुल ही अपोजिट हैं या फिर एक दूसरे से मिसमैच मतलब मैच नहीं करती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हुआ एंड आपने एंजॉय किया हुआ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद डिजिटल शिक्षा हब। डिजिटल शिक्षा हब से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स एंड थैंक यू। टेक केयर, बाय।